जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो 10 दिसंबर को बीएसएनएल प्रबंधन और एआईजीओटीओ के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक हुई है, जिसमें थर्ड पीआरसी से लेकर मेडिकल बिल से लेकर टीए डीए और कई बातों पर चर्चा हुई है। चलिए एक एक कर हम बात करते हैं आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिनांक 10 दिसंबर 2024 को एआईजीटीओ द्वारा रखे गए एजेंडा मदों पर प्रबंधन के साथ एक अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। प्रबंधन की ओर से माननीय सीएमडी बीएसएनएल, माननीय निदेशक एचआर समूह से पीजीएम सहित कई अधिकारी उपस्थित थे, जबकि एसोसिएशन के ओर से महासचिव, अखिल भारतीय अध्यक्ष, साथ ही कई और लोग शामिल थे। कोलकाता दूरसंचार जिले से सीएचक्यू सलाहकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वरिष्ठता से संबंधित मुद्दों को कैसे प्रतिस्पर्धी कोटा अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, इस पर एक प्रस्तुति दी गई। एआईजीओटीओ ने विस्तार से बताया कि 31 दिसंबर की कट ऑफ तिथि क्यों महत्वपूर्ण है। लंबित पदोन्नति 31 दिसंबर 2024 तक कैसे निष्पादित की जा सकती है। प्रबंधन पक्ष ने इसकी सराहना की और इसे साकार करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने पक्ष भी प्रक्रिया में तेजी लाने में अपने दृढ़ सहयोग का आश्वासन दिया। एओसीओ पदोन्नति में कानूनी गतिरोध को समझाया गया और सभी के लिए जीत की स्थिति के लिए इस मुद्दे से निपटने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। एआईजेटीओ पक्ष जेटीओ से एसडी, डीपीसी तथा एलआईसी में वादियों के साथ समन्वय करेगा ताकि न्यायालय के मामले के परिणाम के अधीन वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के रूप में संभावित समाधान निकाला जा सके। पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत समीक्षा डीपीसी को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा ताकि सभी संवर्गों में आगे पदोन्नति हो सके। सेट आरआर को समाप्त करने तथा वर्तमान एमटी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसकी जांच करने की सहमति प्रबंधन ने की है। पुनर्गठन और पदों में वृद्धि की सिफारिश तुरंत प्रस्तुत किया जाए। वेतन हानि पीड़ित समूह द्वारा श्री प्रभाष मिश्रा, श्री अनूप दास और दी गई उन्हें जेई अवधि के वेतन हानि के मूल कारण पर प्रकाश डाला। प्रबंधन पक्ष द्वारा भी इसका सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया और उन्होंने वेतन वार्ता समिति द्वारा इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। प्रबंधन ने E2 E3 के मामले को डीओटी के साथ आक्रामक तरीके से उठाने पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वांछित जानकारी डीओटी को प्रस्तुत की जाएगी। 22,820 पर गठित समिति को पुनः अधिसूचित किया जाएगा क्योंकि समिति के कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण हो गया है। उनसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बोर्ड के समक्ष लंबित E1+5 वेतन वृद्धि के मुद्दे पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा। बाहरी कोटे के माध्यम से जेटीओ के रूप में भर्ती किए गए टीटीए के लिए पदोन्नति पर वेतन निर्धारण विकल्प पर भी चर्चा की गई तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आदेशों के आलोक में इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति हुई। तीसरी पीआरसी पर प्रबंधन ने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई तथा कहा कि यह मुद्दा सरकार के निर्णय से संबंधित है। उन्होंने कुछ और समय तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि तीसरा जो पीआरसी है, थर्ड पीआरसी जो है, प्रबंधन की इसमें कोई भी प्रबंधन की इसमें कोई भी दखल नहीं है क्योंकि यह मुद्दा डायरेक्ट सरकार से संबंधित है। इसीलिए कुछ समय तक इंतजार करने की सलाह दी है।
अधिवार्षिता निधि मामले पर 2% की अतिरिक्त वृद्धि के लिए कार्रवाई की जाएगी। एनपीएस में स्विच करने का विकल्प तथा संगठन से त्यागपत्र या अलगाव पर निधि संचय देने के लिए डीपीई दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया जाएगा। इसके अलावा निधि संचय वेतन पर्ची पर दर्शन दिया जाएगा। त्यागपत्र का विकल्प देने के लिए डीओपीटी दिशा निर्देशों को लागू करने के मामले पर भी विचार करने पर सहमति बनी, जिससे बीएसएनएल भर्ती में शामिल लोगों को बीएसएनएल से त्यागपत्र, अलगाव आदि की स्थिति में 300 दिन की छुट्टी, नकदीकरण और तकनीकी त्यागपत्र का लाभ मिल सकेगा। प्रबंधन अवकाश पर बहुत प्रतिबद्ध नहीं था। बीएसएनएल के निगमन से पहले जिन लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उन्हें सीसीएस नियमों के तहत पेंशन के लिए एक बार विकल्प देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। प्रबंधन ने एक बार फिर दूरसंचार विभाग को संदर्भ भेजने पर सहमति जताई है। स्थानांतरण नीति संशोधन पर विचार किया जाएगा। प्रबंधन ने नियमित दीर्घ प्रवास स्थानांतरण के बजाय आवश्यक आधारित स्थानांतरणों पर विचार करने पर सहमति जताई है। हमने दीर्घ प्रवास स्थानांतरण में परेशान लोगों को उनके ओटीपी मामलों पर विचार करके उनके मूल सर्किल में वापस बहाल करने का अनुरोध किया। प्रबंधन ने इस पर विचार करने पर सहमति जताई। चिकित्सा मामलों, पति पत्नी के मामलों, एकल अभिभावक मामलों और महिला अधिकारियों, 58 वर्ष से अधिक आयु वाले आदि को प्राथमिकता के आधार पर विचार करने पर भी सहमति बनी। स्थानांतरण नीति और ओटीपी प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में एसोसिएशन के सुझाव पर विचार किया जाएगा। एआईजीओटीओ इसके लिए औपचारिक इनपुट देगा। नियम 8 नीति की सुव्यवस्थित किया जाएगा। घाटे वाले सर्कलों के संबंध में पत्र की पुनः जांच की जाएगी और उसे वापस लिया जाएगा। विशेष एलआईसी के माध्यम से पदोन्नत जेटीओ के लिए 5 साल के प्रतिबंधक खंड से संबंधित भेदभावपूर्ण खंड की जांच की जाएगी और उसे वापस लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर रोक हटाने के आदेश को तुरंत हटाए जाएंगे। आरएसटीसी के एफटीटीएच कनेक्शन का विस्तार करने पर विचार किया जाएगा। एसोसिएशन ने अधिकारियों के लिए योजना 799 को विस्तारित करने का सुझाव दिया है, जिसकी जांच की जाएगी। आउटडोर मेडिकल प्रतिपूर्ति का वेतनमान पदों पर बहाल करने पर विचार किया जाएगा। सीमा को 25 दिन बेसिक डीए तक बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिसकी जांच समय रहते की जाएगी। बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय को कैशलेस आधार पर प्रतिष्ठित अस्पतालों से सूचीबद्ध करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि यदि कैशलेस आधार पर प्रतिष्ठित अस्पताल के साथ गठजोड़ के माध्यम से पर्याप्त इंडोर मेडिकल कवरेज नहीं बढ़ाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा जीएचआई के विकल्प पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते सभी एसोसिएशन बीएसएनएल आरएमएस को समाप्त करने और जीएचआई के साथ इसे प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत हो। फील्ड स्टाफ को दूसरे शनिवार के बदले में कम से कम प्रति माह एक प्रतिपूरक अवकाश का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी जांच की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। टीएडीए में संशोधन पर विचार किया जाएगा तथा शीघ्र ही आदेश जारी किए जाएंगे। मासिक परिवहन भत्ते को कम से कम 6वें सीपीसी दर तक बढ़ाने का भी अनुरोध किया है, जिस पर भी विचार किया जा रहा है। एचआर सेल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। परिवर्तन विंडो को 2 बार खोलने पर सहमति हुई। कुछ प्रमुख सर्कलों द्वारा बीए द्वारा बैठक की अनुमति न दिए जाने की वजह से प्रकाश डाला गया। वहीं पर आईक्यू का आवंटन ऑनलाइन किया जाए। जीएम के नाम पर आईक्यू को आरक्षित रखने की अवधारणा को समाप्त किया जाए। बीएसएनएल सीओ सर्किल से किए गए व्यय और आईक्यू के उपयोग का विवरण मांगेगा। कर्मचारी क्वार्टरों को नियमित रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे और इसके लिए संबंधित RWE को शामिल किया जाएगा। जहां तक संभव हो आवासीय क्वार्टरों के मौद्रीकरण से बचा जाएगा।
भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में बीएसएनएल कर्मचारियों की समूह आवास सहकारी समिति को शामिल करने और कर्मचारियों को बीएसएनएल कर्मचारियों की सहकारी समूह आवास समितियों के माध्यम से ऐसी संपत्तियों को लेने का विकल्प देने के लिए एसोसिएशन की तरफ से सुझाव दिया गया है। उच्च मूल्यों वाले परिसरों को किराए पर देने के संबंध में एआईजीओटीओ के सुझाव पर भी विचार किया जाएगा। बीएसएनएल की प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के लिए दिल्ली मुंबई में एमटीएनएल के खाली क्वार्टरों का उपयोग करने के विकल्प की जांच की जाएगी। भूमि मुद्रीकरण मुद्दे और आवासीय कॉलोनियों को छूट देने के मुद्दे पर एआईजीईटीओए के साथ सीजीएम बीडब्ल्यू के साथ एक अलग चर्चा की जाएगी। एएलटीटीसी के मुद्दे की जांच की जाएगी। प्रबंधन ने एएलटीटीसी परिसर में बीएसएनएल के साथ साथ डीओटी प्रशिक्षण केंद्रों की सह अस्तित्व के लिए डॉट के साथ मामला उठाने पर सहमति व्यक्त की है। 4G रोल आउट, एफटीटीएच कनेक्शन, एमएएन ट्रांसमिशन, एसएलए आधारित आउटसोर्सिंग, निविदा प्रक्रिया में खामियां आदि के संबंध में क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा समान किए जाने वाले मुद्दों को भी माननीय सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष उजागर किया गया। बीएसएनएल ने हमें सामना किए गए मुद्दों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। ऐसे सभी मुद्दों पर सीएमडी बीएसएनएल के स्तर पर आगे की चर्चा की जाएगी। मुद्दों पर व्यापक तरीके से चर्चा की गई और 31 दिसंबर 2024 से पहले पदोन्नति समेत कई मुद्दों के समाधान पर आम सहमति बनी। एक बात हम आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रबंधन उनके सामने उजागर किए गए मुद्दों पर विचारशील है और हम एक निश्चित सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम आगे की जानकारी समय रहते साझा करेंगे। हम अपने माननीय सीएमडी और निदेशक एचआर मुद्दों को प्राथमिकता देने और हमारे कई लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।